नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से मेघ आए कविता। इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पे देखेंगे कि मेघ आए जो कविता है वो यहाँ पर कवि ने मेघ यानी बादल, तो बादलों के आने की तुलना कवि ने यहाँ पर एक अतिथि यानी एक दामाद के रूप में की है। क्योंकि जब दामाद आते हैं, मेहमान आते हैं, तो उनके आने पर पूरा वातावरण है वो हर्ष और उल्लास का वातावरण बन जाता है। और मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को अपनी एक खूबसूरत कविता में दर्शाया है। तो चलिए देखते हैं। मेघ आए बड़े बंठन करके, संवर के नाच आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो यहाँ पे जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि जब बादल आते हैं तो बादलों के आने से पूर्व हवा चलती है। तो हवा क्या करती है कि बादलों के आने का संदेश देती है कि बादल आ गए हैं, यानी बादल घिर आए हैं। तो कवि कह रहा है कि जो मेघ हैं यानी बादल हैं वो बड़े बन ठन करके सज संवर कर आए हैं। जैसे दामाद हैं, जो मेहमान हैं, वो कहीं जाते हैं तो बड़े बन ठन करके एकदम सज संवर कर जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर मेघों के बारे में कवि ने कहा है कि जो बादल हैं वो बड़े सज संवर कर आए हैं। आगे आगे नाचती बयार चली, और उनके आने से पहले जो हवा चलती है वो बादलों के आने की सूचना देती है कि बादल आ चुके हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। पाहुन यानी मेहमान बोलते हैं, उनको अतिथि बोलते हैं। तो जिस प्रकार गांव में जब दामाद आता है, जो कोई अतिथि आता है, तो सभी अपने दरवाजे खिड़कियां खोलकर उनकी झलक पाना चाहते हैं, अपनी गलियों में आ जाते हैं और अपनी दरवाजे खिड़कियां खोलते हैं। तो वैसे ही कवि यहाँ पर कहता है कि जिस प्रकार गांव में मेहमान आते हैं तो सभी अपने दरवाजे खिड़कियां खोलकर उसे देखने आते हैं। तो ऐसे ही जब बादल आ गए हैं, बादल घिर आए हैं, तो उस वातावरण को देखने के लिए सभी लोग अपने दरवाजे खिड़कियां देखकर उसे देख रहे हैं। यानी ऐसे देखते हैं जैसे शहर में रहने वाला दामाद गांव में आ गया हो। यानी जिस प्रकार शहर में रहने वाला दामाद गांव में आ जाता है, वैसे ही लोग बादलों के आने पर उस वातावरण को लोग अपनी खिड़कियां और दरवाजे खोलकर उसे देख रहे हैं। और मेघ आए बड़े बन ठन करके संवर के, और जो बादल हैं वो बन ठन करके एकदम बढ़िया तरीके से सज संवर कर आ गए हैं। अगली पंक्तियां देखते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। तो जो पेड़ हैं, यहाँ पर पेड़ों की तुलना कवि ने गांव के लोगों से की है, और जो आंधी है, आंधी की तुलना कवि ने यहाँ एक नवयुवती यानी कोई एक स्त्री से की है। तो कवि कह रहा है जिस प्रकार जब गांव में दामाद आता है, जब गांव में कोई आता है तो सभी उसकी झलक पाना चाहते हैं। तो कोई तो उसको झुक कर देखता है, कोई उसको उचक कर यानी कोई गर्दन उचका कर देखता है ना। तो कवि कह रहा है कि बादलों के आने पर पेड़ उसको झुक कर झांकते हैं, और कभी उसको गर्दन उचका कर यानी गर्दन उठा करके उन बादलों को देखते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और जो गोल गोल चक्कर में घूमती हुई जो आंधी चल रही है वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी स्त्री ने उन बादलों को यानी उन बादल रूपी मेहमान को देख लिया हो, और वो उनके आने की सूचना पूरे गांव वालों को देना चाह रही है। वो बताना चाह रही है कि बादल आ गए हैं, यानी मेहमान आ गए हैं। तो कवि कह रहा है कि बादलों के आने पर पेड़ जो है कभी झुककर देखते हैं उनको, और कभी जो है गर्दन उचका कर देखते हैं। और जो आंधी चल रही है तो ऐसा लग रहा है कि कोई नवयुवती अपना घाघरा उठाकर पूरे गांव को संदेश देना चाह रही हो, वो पूरे गांव को खबर देना चाह रही हो कि बादल आ गए हों। अर्थात जो आंधी चलती है तो उसे ऐसा लग रहा है कि गांव की स्त्री ने उस मेहमान को देख लिया है, और वो पूरे गांव के लोगों को बताने जा रही है, और वे अपना घाघरा उठा करके भाग रही है। यहाँ पर घाघरा उठाना क्यों बोला गया है? क्योंकि जब
स्त्री अगर भागती है घाघरा पहन करके तो वो भाग नहीं पाएगी, क्योंकि पैर में अटक जाएगा, वो लिपट जाएगा और वो गिर सकती है। इसलिए यहाँ पे कवि ने बोला है कि आंधी रूपी जो स्त्री है वो अपना घाघरा उठाकर दौड़ी चली जा रही है, जैसे वो सबको बताना चाह रही हो। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। बाकी चितवन का अर्थ होता है तिरछी नज़रों से। नदी ठिठकी यानी उसमें उथल पुथल होना, हलचल होना। घूंघट यानी जो स्त्रियां घूंघट करती हैं। तो कवि कह रहा है कि जो गांव की बहू है वो भी अपना घूंघट उठा करके, यानी गांव की स्त्री है वो भी मेहमान के आने की खबर सुन करके अपना घूंघट सरकाकर, घूंघट उठाकर तिरछी नज़रों से उसकी झलक पाना चाहती है। फिर से देखेंगे एक बार। गांव की बहू भी मेहमान की खबर सुनकर अपने घूंघट से तिरछी नज़र से उस मेहमान की झलक पाना चाहती है। और जब बादल आ जाते हैं, हवा चलती है, बादल घिर आते हैं, तो क्या होता है, नदी ठिठकी यानी नदी में भी थोड़ी उथल पुथल होती है, नदी में भी थोड़ी हलचल शुरू हो जाती है। और कवि कह रहा है कि मेघ आए बड़े बन ठन कर सवर के। और जो सांवले सलोने जो सांवले श्यामल जो मेघ हैं, जो बादल हैं, जब बादल घिराते हैं तो कैसे हो जाते हैं, वो एकदम काले हो जाते हैं, सांवले हो जाते हैं, है ना। तो सांवले मेघों को देखकर कवि कहता है कि दामाद जो है सज संवर कर, जिस प्रकार गांव में आते हैं तो वैसे ही कवि कह रहा है कि मेघ बन ठन कर सज संवर कर गाँव में आ गए हैं। अगली पंक्तियां देखेंगे। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, बरस बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। यानी बूढ़ा पीपल यानी पीपल का वृक्ष, जोहार यानी उसका आदर करना, सम्मान करना, यानी झुककर आदर करते हैं, जो नमस्कार करते हैं। बरस यानी सालों साल, सुध यानी याद आना, अकुलाई यानी बेचैन, किवाड़ यानी किवाड़, हर्षाया अर्थात खुश होना। तो कवि कह रहा है यहाँ पर कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की। तो जोहार का अर्थ बताया था अभी कि सम्मान करना, झुककर प्रणाम करना। तो जिस प्रकार गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं वो मेहमान के आने पर झुककर उनका सम्मान करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका आदर करते हैं। तो और जो पीपल का वृक्ष है उनको बूढ़ा क्यों कहा गया, क्योंकि वो सबसे पुराना होता है और उसकी आयु भी लंबी होती है, इसलिए कवि ने यहाँ पर पीपल के वृक्ष को बूढ़ा कहा है। तो तेज हवा चलने पर क्या होता है, पीपल का वृक्ष जो है पूरा हिल जाता है और झुक जाता है ना। तो कवि कह रहा है कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, यानी तेज हवा चलने से जो पीपल का वृक्ष है वो झुकता भी है और हिलता भी है। तो इसलिए कवि ने पीपल के वृक्ष से कहा है, यानी पीपल के वृक्ष को बूढ़ा कहा है, क्योंकि उसकी आयु जो है लंबी होती है ना। तो कवि कह रहा है कि जिस प्रकार गांव में मेहमान के आने पर बुजुर्ग लोग उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, है ना, तो इसी प्रकार बोली अकुलाई लता ओढ़ो केवार की, जो पीपल के वृक्ष से जो लिपटी हुई लता है, वो लता की तुलना किससे की है, जैसे वो उस मेघ की पत्नी हो, है ना, उस पीपल की बेटी हो। तो वो कह रही है कि बोली अकुलाई यानी बेचैन होकर के लता ओट हो के वार की, उस पीपल के वृक्ष की ओट से उसे संबोधित कर रही है मेघ को कि बरस बाद सुध लीनी, कि तुमने जो है बरसों बाद मेरी सुध लीनी है, यानी बरसों बाद तुम्हें याद आई है, यानी वो उसको ताना मार रही है। ऐसा लगता है कि जो लता है वो अपनी शर्म के कारण, लज्जा के कारण पीपल की ओट से देख रही हो, यानी जैसे किवाड़ की ओट कर रखी हो और वहीं से झांक कर वो उसे देख रही हो और उसको ताना मार रही हो, है ना। कह रही हो कि 1 साल के बाद तुमने मेरी खबर ली है, क्योंकि वर्षा का मौसम, जो बारिश का मौसम है वो 1 साल के बाद आता है। तो दोबारा से देखेंगे इसकी पंक्तियाँ। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, तो जो पीपल का वृक्ष है, जिस प्रकार बूढ़े लोग मेहमान के आने पर उनका झुककर प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, वैसे ही मेघ के आने पर जो पीपल के वृक्ष हैं कभी हिल रहे हैं, कभी झुक रहे हैं, तो वो उनका आदर कर रहे हैं। और जो लता लटकी हुई है, जो लताएं हैं पीपल की, वो ऐसा लग रहा है
कि उस पीपल के वृक्ष की ओट में यानी उस किवाड़ की ओट में से झांक करके मेघ को संबोधित कर रही हूँ कि इतने वर्षों बाद आपने मेरी सुध ली है, क्योंकि बारिश का मौसम 1 साल के बाद आता है। हर्ष आया ताल लाया पानी परात भर के। और कवि कहता है कि जो तालाब है, हर्षाया ताल, हर्षाया यानी खुश होना, प्रसन्न होना, ताल यानी तालाब, जो तालाब है वो खुश हो रहा है। क्योंकि वो क्यों खुश हो रहा है? क्योंकि तालाब का पानी सूख चुका होता है तब तक, और वो इसलिए खुश हो रहा है कि अब सूखे तालाब में बारिश होने से फिर से पानी जो है भर जाएगा, है ना। तो कवि कह रहा है कि ताल हर्ष आ गया, यानी ताल जो तालाब है वो प्रसन्न हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो तालाब ही परात बनकर उस मेहमान के पैर धुलाने के लिए आ गया हो। जिस प्रकार मेहमान जब आते हैं, पहले ये प्रथा थी कि जब कोई मेहमान आता था तो उसके परात में पैर धुलवाए जाते थे, चरण धुलवाए जाते थे, है ना। तो कवि ने यहाँ पर तालाब की तुलना उस व्यक्ति से की है जो परात में पानी भरकर लाया है और मेघ के आदर कर रहा है, सम्मान कर रहा है, उसके पैर धुलवा रहा है। तो कवि कह रहा है कि तालाब जो है खुश हो रहा है, क्योंकि बादलों के आने से सूखे हुए तालाब में फिर से पानी भर जाएगा। और जो पहले प्रथा थी कि मेहमान के आने पर परात में उनके पैर धुलवाए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर तालाब की तुलना उस व्यक्ति से की जा रही है जो परात में पानी भरकर लाया है, जो उसके पैर धुलवाएगा। और मेघ आए बड़े बन ठन कर संवर के, और जो मेघ हैं बड़े ही बन ठन करके, बड़े ही सज संवर कर आए हैं। अगली पंक्तियाँ देखेंगे। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। क्षितिज यानी जहाँ आसमान और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो कवि कह रहा है कि जैसे मेहमान जैसे अटारी पर पहुँच जाते हैं। अटारी यानी अट्टा, है ना, जो गांव में अट्टे बने होते हैं, छत के ऊपर जो कमरे हैं उसकी जो छत होती है। दामिनी यानी बिजली, दमकी यानी चमकना। तो जिस प्रकार मेहमान अटारी पर चढ़ जाते हैं, यानी अट्टी पर पहुंच जाते हैं, वैसे ही बादल जो है क्षितिज पर पहुंच चुके हैं। क्षितिज अटारी यानी क्षितिज रूपी अटारी पर बादल पहुंच चुके हैं। और उन बादलों में जो है दामिनी दमकी, यानी उन बादलों में जो है बिजली चमक रही है। अर्थात मेहमान जैसे अटारी पर पहुंच जाते हैं, वैसे ही बादल क्षितिज पर पहुंच चुके हैं, और उन बादलों में जो है बिजली चमक उठी है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, है ना। तो जिस प्रकार मेहमान अटारी पर चढ़ता है तो उसकी जो प्रिया है, जो उसकी प्रियतमा है, उसे देखकर बहुत खुश होती है, और उस खुशी की मारे उसमें एक आभा झलक उठती है। तो वो कह रही है कि अब जो है क्षमा कर दो, क्योंकि अब मेरे भ्रम की गांठ जो है खुल गई है। गांठ खुलना यानी मेरा संदेह दूर हो गया है। गांठ खुलना एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ है संदेह दूर होना। तो वो कवि कह रहा है कि मेहमान जैसे अटारी पर पहुंच जाते हैं, वैसे ही क्षितिज पर बादल पहुंच चुके हैं, और बादलों के क्षितिज पर पहुंचने से उनमें बिजली चमक रही है, और बिजली के चमकने से उसकी जो प्रियतमा है वो उसको देखकर खुश हो रही है, और खुशी के मारे उसमें एक आभा झलक रही है। और वो कह रही है, यानी धरती रूपी प्रियतमा है, धरती है, वो कह रही है कि मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बादल अब तो बरसेंगे ही नहीं, बादल अब तो आएंगे ही नहीं। और उनके बादल जब आ गए हैं तो वो कह रही है कि मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि अब मेरे जो मन का संदेह है, जो भ्रम है, वो दूर हो चुका है, क्योंकि अब तो बादल घिर आए हैं, अब तो वर्षा होगी। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके, ढरके यानी ढरकना यानी बहना। तो कवि कह रहा है कि जो धरती और जो आकाश है, जो बादल हैं, वो उन दोनों का मिलन हो चुका है, और जब धरती और बादल का मिलन हुआ तो आपस में खुशी के मारे उनके झरझर करके आंसू बह रहे हैं, यानी अब बारिश शुरू हो चुकी है, यानी वर्षा शुरू हो चुकी है। बादल घिराए हैं और उन दोनों का, धरती और बादल का मिलन हो गया है। तो उसकी वजह से जो सारे भ्रम थे उनकी प्रियतमा के कि अब तो बादल बरसेंगे ही नहीं, तो वो भ्रम दूर हो चुका है, और खुशी के मारे उनके आंसू झलक रहे हैं, अर्थात वर्षा शुरू हो गई है। और मेघ आए बन ठन करके संवर के, और कवि कह रहा है कि मेघ जो है बड़े ही बन ठन करके बहुत ही सज संवर कर आ गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है, आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे।
तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रखिए। टेक केयर, बाय बाय।